तो आज का टॉपिक हम लोग का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कौन सा है? तो गैस का नियम। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एस के झा सर का साइंस पढ़ रहे हैं। एस के झा साइंस का जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का इसमें चैप्टर नंबर 8 में है गैस का नियम, ठीक है, गैस लॉ। तो इसमें गैस के लॉ से संबंधित बहुत सारा वैज्ञानिक जो है नियम दिया था। चार्ल्स का नियम है, उसके बाद बॉयल्स का लॉ है, गेलुसॉक का है, एवोगाड्रो का है, डाल्टन का है और आदर्श गैस का नियम। ये सब गैस से संबंधित है। तो इसमें से हम लोग को देखना है क्या, बॉयल्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ, इसके अनुसार क्या क्या होता है। मुख्य बात 3 ठो याद रखना पड़ता है हम लोग को। क्या रखना पड़ेगा? गैस का द्रव्यमान, या नहीं गैस का द्रव्यमान तो नहीं, आयतन, ताप और दाब। 3 चीज़ पे क्या करता है गैस का जो है निर्भर करेगा। प्रॉपर्टी, गुण कैसे किस तरह होगा, किसको बढ़ाएंगे तो कौन चीज़ बढ़ेगा, उसके आधार से नियम दिया हुआ। तो अब बॉयल्स का लॉ देख रहे हैं हम लोग। क्या बॉयल्स का लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बोला क्या, निश्चित ताप रहेगा तो उसका जो है गैस का जो है निश्चित मात्रा, मात्रा मतलब हो गया यहाँ आयतन का बात करा। गैस का निश्चित मात्रा का मतलब हो गया आयतन। तो दाब के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब निश्चित ताप रखेंगे तो गैस का जो आयतन है किसका, दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब रिवर्सेबल हो जाएगा। उसके बाद किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही चीज़ को लिख दिया एकदम क्लियर से। तो V समानुपाती क्या होगा, 1/P। V समानुपाती 1/P। जब इस समानुपाती को हटा देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा K एक नियतांक है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं PV इक्वल टू K। P इंटू V बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो इसीलिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो इसीलिए V1 बटा V2 इक्वल टू P2 बटा P1। काहे कि व्युत्क्रमानुपाती है तो इसीलिए V1 लेंगे तो इधर तो आ जाएगा P2, और जब V2 लेंगे इधर तो P1 आ जाएगा। काहे कि व्युत्क्रमानुपाती है ना, समानुपाती रहता तो सेम आता, लेकिन इसमें है क्या, व्युत्क्रमानुपाती। ये हो गया बॉयल्स का लॉ। अब बॉयल्स का लॉ में याद रखना है क्या, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बच गया कौन, 2 ठो राशि, एक आयतन बचा एक प्रेशर, यानी कि आयतन और दाब। तो बस ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बस यही है, नोट में देख के रखे हुए हैं। नियत ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के गुणनफल का एक नियतांक होगा। मतलब वही दाब और आयतन दोनों गुणनफल एक क्या होता है, नियतांक। अभी देखे ना, P इंटू V, तो P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, दोनों का गुणनफल एक कांस्टेंट होगा K। तो वही हमेशा क्या होगा, एक नियतांक होता। तो वही नियतांक जो होता ना, तो इसी से घनत्व के बारे में निकालते हैं हम लोग। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो V बराबर होता है m/ρ। ये घनत्व को रो से सूचित किया जाता है। अब बॉयल्स के नियम के अनुसार ही आ जाएगा P बराबर K/V। P बराबर K/V। V का मान रखने पर P बराबर रो के आयतन बराबर बाय द्रव्यमान m आ जाएगा। रो हो गया, P मतलब प्रेशर हो गया, ठीक है, इक्वल टू रो हो गया घनत्व इंटू K हो गया नियतांक कांस्टेंट, और m आ गया द्रव्यमान। तो यानी कि P समानुपाती हो जाएगा रो मतलब घनत्व का, यानी कि दाब किसके समानुपाती आ जाएगा, तो घनत्व का। इसमें हम लोग देखे थे ताप कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन वही चीज़ बॉयल्स के नियम से ही आ गया, तो इसमें प्रेशर जो है किसके समानुपाती आ जाएगा, तो घनत्व का। प्रेशर होगा घनत्व के अनुसार समानुपाती बॉयल्स के नियम के अनुसार, और प्रेशर जो होगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आयतन के। आयतन का व्युत्क्रमानुपाती EB हो जाएगा किसके अनुसार, बॉयल्स का नियम। बस यही 2 ठो फार्मूला आ गया। तो 2 ठो कंडीशन आ गया बॉयल्स का। एक जब ताप क्या रहेगा, कांस्टेंट, ताप कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर किसका व्युत्क्रमानुपाती, आयतन। अब वही प्रेशर किसके समानुपाती, घनत्व का। बस 2 ठो तो बातें याद रखना। नोट में बॉयल्स के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब घनत्व का क्या होता है, समानुपाती। यही चीज़ लिखा हुआ है फार्मूला में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा लॉ देखते हैं, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होगा। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, नियत दाब रख लेंगे। नियत दाब यानी उसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट मतलब हो गया निश्चित, मतलब एक निश्चित रहेगा, नियत रहेगा, और उसी में क्या होगा, उसका आयतन जो है
टेम्परेचर का समानुपाती हो जाएगा। यानी गैस का आयतन क्या होगा, किसके समानुपाती? टेम्परेचर। तीन तो राशिये है, तीन ना क्वांटिटी है। एक रहेगा क्या, आयतन रहेगा, दाब रहेगा और ताप रहेगा। आयतन, दाब, ताप। तो इसमें चार्ल्स का नियम में दाब क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम किसके समानुपाती? ताप का, ताप का ना, कहा कि दाब खत्म हो गया, दाब को ही कांस्टेंट कर दिया, तो बचा वॉल्यूम और टेम्परेचर, दोनों एक दूसरे का समानुपाती हो जाएगा। जब इसी का नियम से वो जो देखे थे V1 V2 में जब तोड़ देंगे तो V समानुपाती क्या होता, T हो जाएगा। तो वही समानुपाती को हटाने के लिए K लगा देंगे। तो जब K लगाएंगे तो इधर V1 V2 ले लेंगे तो उधर T1 T2 आ जाएगा। समानुपाती है तो इधर भी V1 उधर भी T1, इधर बाय V2 करेंगे उधर भी बाय T2 हो जाएगा। बस इस तरह से हो गया चार्ल्स का नियम। नोट में किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य हो जाता है। उसका क्या हो जाएगा, माइनस आयतन क्या होगा, हमेशा शून्य हो जाता है। गैस के अणु गति करना क्या करता है, बंद कर देता है। गैस का तो पहले आयतन क्या होगा, शून्य हो जाएगा, 0 केल्विन बोलेंगे या नहीं तो -273 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पे गैस का आयतन शून्य और उसका जो अणु जो है, उसका कण जो है गति करना क्या करेगा, बंद कर देगा। बस यही चीज़ लागू हो जाता है जब पदार्थ का 5वां अवस्था पढ़ते हैं ना हम लोग, बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट, वही न्यूनतम ताप पे ही वो थ्योरी है। वहाँ भी क्या होता है, पदार्थ का जो है कण क्या होता है, गति करना बंद कर देता है और सबसे न्यूनतम ताप पे शून्य हो जाता है। अगर एक्चुअल पूछता है तो -273.15 वही एक्चुअली वही हो गया, -273 डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में बोलेंगे तो 15, केल्विन में बोलेंगे तो 0 केल्विन। अब गैलुसाक का नियम देखते हैं। गैलुसाक का नियम में हो गया क्या, नियत ताप के अनुसार जब नियत ताप नहीं सॉरी नियत आयतन होगा, यानी गैलुसाक में क्या हो गया, वॉल्यूम को आयतन करे, वॉल्यूम को क्या करेगा, नियत कांस्टेंट करेगा। बॉयल्स के लॉ में देखे ताप को कांस्टेंट, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट, और इसमें हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, किसमें, गैलुसाक में। यानी आयतन को क्या करेगा, नियत। किसी गैस की निश्चित मात्रा दाब के परम ताप का क्या हो जाएगा, समानुपाती। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे का क्या होगा, समानुपाती। जब वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। बस यही चीज़ है। इसमें भी हो गया P समानुपाती T, तो समानुपाती को हटाने के लिए K कांस्टेंट लगा देंगे, तो इसीलिए P1/P2 बराबर T1/T2। वही P1 इधर भी लेंगे तो उधर भी होगा, इधर P2 लेंगे उधर भी P2। मतलब जब समानुपाती रहेगा तो सेम आएगा, ठीक है। इसमें जो है ना थोड़ा सा गलत किया है, वहाँ पे ताप के बदले में आयतन आएगा, नियत आयतन देना था। अब एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो यहाँ 3 ठो नियम अभी तक देख लिए हैं, ठीक है। जैसे ही नियम खत्म होगा ये चैप्टर खत्म का, गैस से नियम है ना, तो ये पढ़ लेंगे बस, ये खत्म हो जाएगा। अभी चौथा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एवोगाड्रो का नियम। इस नियम के अनुसार समान ताप तथा दाब यानी कि NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैस का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहेगा। मतलब क्या करेंगे, दाब और ताप को क्या करेंगे, कांस्टेंट नियत कर देंगे, तो उसका समान आयतन रहेगा। तो अणु की संख्या, चाहे गैस ऑक्सीजन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, क्लोरीन, हीलियम, कोई भी गैस ले लेंगे, उसका अणु का आयतन जैसे हम लोग ले रहे हैं 1 लीटर ऑक्सीजन लिए, 1 लीटर हाइड्रोजन लेंगे, तो उसमें अणु की संख्या जो हाइड्रोजन में रहेगा वही क्या होगा, ऑक्सीजन में। मतलब वही बोला, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ये नहीं कि प्रेशर इसमें बढ़ा दिया उसमें कम कर दिया तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये कौन सा नियम बोला था, एवोगाड्रो। एवोगाड्रो क्या बोला, जब समान एवं ताप दाब रहेगा तो उसका समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहेगा। और यह नियम दिया था 1811 को, 1811 ईस्वी। और इसमें होता है V समानुपाती N, यानी कि आयतन समान रहेगा किसके, अणु की संख्या के। तो इसीलिए V समानुपाती N बराबर हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। STP या NTP, इसी को बोलते हैं STP या NTP पर किसी भी गैस के 1 मोल में आयतन में कितना लीटर होगा, तो 22.4 लीटर। यही किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन जो है कितना लीटर के बराबर होगा, 22.4 लीटर के बराबर होता है। और 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा। मतलब 22.4 लीटर में जितना आयतन होगा उसी आयतन में कितना एवोगाड्रो की संख्या होगा, तो एवोगाड्रो, एक एवोगाड्रो संख्या के बराबर। एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 10⁻23।
बस यही होता है। नोट में गैसों का दाब को मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। गैस में जो है दाब, गैस या दाब को किस में, मैनोमीटर में मापा जाता है। कम दाब पर गैस विद्युत का क्या होता है, सुचालक। कम दाब पर विद्युत का क्या होगा, सुचालक। गैस जो है सुचालक हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। कम दाब लेकिन रहना चाहिए, अधिक दाब नहीं, ठीक है। अब डाल्टन का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। डाल्टन का नियम जो था ना, आंशिक दाब पर आधारित है, ठीक है। कुछ वो करता है डाल्टन कौन सा आंशिक दाब का नियम? गैस से संबंधित पूछेगा तब, परमाणु से तो अविभाज्य वाला दिया था, बोलेगा डाल्टन का गैस से संबंधित कौन सा नियम, हाँ डाल्टन है। तो इसमें हो जाएगा, इस नियम में 1802 में डाल्टन ने दिया था, इसलिए इसे डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहा जाता है, ठीक है। डाल्टन कब दिया था इस नियम को, 1802। अब इसमें बोला क्या, अक्रिय गैस के मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप में व्यवहार करता है। जब अक्रिय गैस किसी भी मिश्रण में अगर यदि मिश्रण में मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेगा, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। जो मिश्रण में उपस्थित अन्य गैस से प्रभावित रहती है क्या रहेगा, अप्रभावित, उसमें कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मिश्रण में चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी रहे, लेकिन अगर हीलियम मिला देंगे या आर्गन मिला देंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस मिश्रण के प्रत्येक गैस एक दाब उत्पन्न करता है। गैस जो भी होगा, जैसे मान के लो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बीच में रख देंगे हीलियम, तो प्रत्येक गैस जो है हीलियम पे जो दाब लगाएगा ना, तो समान दाब लगाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस का आंशिक दाब। और दिया कौन, डाल्टन, ठीक है। आंशिक दाब का नियम जिसे आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। और हाँ, और क्या है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम पहली बार CO+H2 गैस पर लागू हुआ। CO+H2, वही CO+H2 हो गया जल और कार्बन डाइऑक्साइड। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 मतलब हाइड्रोजन। इसमें दिया है ना, इसमें नहीं दिया है, इकोसेम में इसमें दिया है CO+H2 गैस पर लागू होता है। ऑब्जेक्टिव में भी देख रखा हुआ है। हाइड्रोजन को दिया। डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार गैसों का मिश्रण का कुछ दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। मतलब जैसे मान के लो एक तो हीलियम रख दिए और उसमें 2-4 ठो गैस पहले से, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ले लेंगे, और तब हीलियम पे जो लगाएगा, जैसे हाइड्रोजन जितना दाब लगाया, कार्बन डाइऑक्साइड जितना दाब लगाया, उसके बाद ऑक्सीजन कितना दाब लगाया, क्लोरीन कितना दाब लगाया, सभी को जोड़ लेंगे तो वही टोटल जो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। किस पे, तो अक्रिय गैस पे। इसमें बोला क्या, कोई मिश्रण है उसमें अक्रिय गैस रख देंगे, उसमें जो सभी गैस जो दाब लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैसों का आंशिक दाब। और यह गैस का दाब से क्या करता है, अप्रभावित रहता, मिलता नहीं है किसी से, मतलब अप्रभावित रहता, सिर्फ दाब जो पड़ेगा उसी को हम लोग आंशिक दाब बोलेंगे। और टोटल अगर यदि प्रेशर निकालेंगे तो इसमें P1, P2, P3 यानी जितना भी गैस रहेगा जो दाब लगाएगा टोटल निकाल लेंगे जोड़ के, बस सिंपल गणितीय जोड़ निकाल के हो जाएगा। ये हो गया डाल्टन का नियम। कब दिया था, 1802 में। अब देखते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस जो है ना, बॉयल्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ और एवोगाड्रो, ये तीनों का सम्मिलित रूप को ही हम लोग बोलते हैं। जो ये तीनों गैस का नियम को फॉलो कर लेगा जो गैस, उसी को हम लोग बोलेंगे आदर्श गैस। तो अब यहाँ देख लेते हैं, वह गैस जो प्रत्येक ताप तथा दाब पर गैस के नियम का पालन करता है आदर्श गैस कहलाता है। मतलब प्रत्येक ताप और दाब पर जो गैस का नियमों का पालन करेगा उसी को आदर्श गैस कहते हैं। जैसे इसमें V समानुपाती 1/P किस नियम से, बॉयल्स का, बॉयल्स V समानुपाती 1/P। अब V समानुपाती T था तो चार्ल्स का नियम से, अब V समानुपाती N था एवोगाड्रो का नियम से। ये तीनों का सम्मिलित रूप ही आता है PV बराबर nRT। P आ गया क्या, प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, गैसों का नंबर ऑफ मोल्स, R हो गया सार्वजनिक गैस का नियतांक, और T हो गया परमताप। तो इसी में हो गया PV बराबर nRT। ये हो गया आदर्श गैस का फार्मूला है ना, पूछता है डायरेक्ट पूछ लेगा आदर्श गैस का फार्मूला क्या होगा, तो PV बराबर nRT। तो R एक सार्वत्रिक गैस नियतांक है, इसका मान होता है 3.14 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, ठीक है, जूल प्रति मोल केल्विन। यही होता, जब n का मान 1 रख देंगे डायरेक्ट PV बराबर RT आ जाएगा, n का मान 1 है तो RT, बस यही है। ये आदर्श गैस। आदर्श गैस से संबंधित ना कुछ पॉइंट है आदर्श गैस का, तो ये समझ गए जो कि
प्रत्येक ताप और दाब पे जो गैस का नियम का थी पालन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आदर्श गैस। आदर्श गैस बराबर PV बराबर NRT। लेकिन किसको आखिर बोलेंगे आदर्श गैस, तो इसमें 4-5 पॉइंट है। तो इसमें देखते हैं वह गैस यानी कि आदर्श गैस उसको बोलेंगे जिसके अणु के मध्य आकर्षण बल क्या होना चाहिए, शून्य। आकर्षण बल क्या होगा, शून्य, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, तथा वे नग्न स्थान मतलब नग्न स्थान घेरेगा, बहुत कम स्थान घेरेगा, आदर्श गैस कहलाती है। वस्तुतः आदर्श गैस एक काल्पनिक अवधारणा है जो व्यवहार में संभव नहीं है। यानी कि आदर्श गैस एक क्या है, काल्पनिक अवधारणा है लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। एक तो पहले होगा क्या, एक दूसरे के बीच में जो आकर्षक बल होगा शून्य होगा और स्थान क्या घेरेगा, नगण्य घेरेगा, बहुत कम स्थान घेरेगा, न के बराबर। दूसरा पॉइंट है आदर्श गैस में बड़ी संख्या में एक समान अणु यानी कि मॉलिक्यूल पाया जाता है। यानी कि आदर्श गैस में क्या होगा, एक समान अणु पाया जाएगा, इन्हें किसी का आकार बड़ा किसी का कम, हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो आदर्श गैस का दूसरा है आदर्श गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में उसके अणुओं द्वारा घेरे गए आयतन नगण्य होता है। जब आदर्श गैस जितना जगह छेकेगा और उसका कण जो छेकेगा ना, स्थान जो छेकेगा तो बहुत नगण्य रहेगा। मान के लो 5 मीटर में छेक रहा था, 5.0005 छेकेगा, मतलब बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर। फिर तीसरा पॉइंट है आदर्श गैस के अणु न्यूट्रॉन के नियमों का पालन करता है। आदर्श गैस जो है न्यूटन के गति के नियमों का पालन करता है, पहली बात। तथा वे अनियमित तथा यादृच्छिक गति रैंडम मोशन करती है। क्या करेगा, अनियमित या यादृच्छिक मतलब इधर उधर करते रहता है। न्यूटन का गति का नियम पालन करेगा और गति कैसा होगा, यादृच्छिक या अनियमित, जिसको बोलते हैं रैंडम मोशन। आदर्श गैस के नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आदर्श गैस के अणुओं का बल का अनुभव केवल संघट्य के समय ही होता है, जब एक दूसरे को संगठित मतलब करते हैं, द्रवित अवस्था में करने संपीड़न करते हैं ना, तो वही उसी को बोलते हैं संघट, और इसी के समय होता है और उसके संघट्ट में नगण्य समय लगता है, बहुत कम टाइम में उसको क्या करते हैं हम लोग, संघट्ट कर लेते हैं गैस को। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होने के कारण इन्हें ठोस अथवा द्रव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आदर्श गैस के अणु के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल शून्य होने के कारण उन्हें ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम को आदर्श गैस के समीप माना जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम को क्या कर सकते हैं हम लोग, आदर्श गैस के समीप माना जाता है। और इसी अस्थाई गैस भी कहा जाता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई गैस, क्योंकि इन गैसों का द्रवीकरण अत्यंत क्या होता है, जटिल होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सब का द्रव अवस्था में लाना बहुत क्या होता है, जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए एक तो क्वेश्चन भी दे के रखा हुआ है जो हम लोग इधर पढ़े थे ना अभी, V1 V2 इक्वल टू P2 T2। तो एक तो क्वेश्चन है क्या, इसमें किसी ताप पर किसी गैस का आयतन यानी नियत मात्रा पर 17 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया तो आयतन दुगुना हो जाएगा यदि दाब अपरिवर्तित रहेगा। दाब अपरिवर्तित रहेगा तो इसमें चार्ल्स का नियम लगेगा। तो इसमें टेम्परेचर दे के रखा है कितना, 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग नोमिकल बनाएंगे तो केल्विन में चेंज करेंगे, SI मात्रक लेके ना नोमिकल बनाते हैं, तो उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो 273 प्लस 17 जोड़ेंगे तो 290, और चार्ल्स का नियम लगेगा। तो इसमें क्या होगा, V1 समानुपाती T1 होता है, यानी V1 बटा V2 इक्वल टू T1 बटा T2। बस इसका मान रख देंगे तो मान आ जाता है T2 का आ जाता है कितना, 380 अति 580 केल्विन। और फिर केल्विन जब केल्विन में आ गया तब फिर उसको हम लोग अति सेल्सियस में चेंज कर लेंगे, 273 घटा देंगे तो 307 डिग्री आ गया। बस अब एक तो बचा है विसरण। विसरण देखते हैं टॉपिक, इसी से संबंधित है। इसमें कौन सा नियम था, ग्राहम का विसरण नियम। बस इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा। विसरण डिफ्यूजन शब्द लैटिन भाषा के डिफेंडर शब्द से निर्मित हुआ, जिसका अर्थ होता है फैल जाना। जिसका अर्थ क्या होता है, डिफ्यूजन का ही अर्थ होता है डिफेंडर। डिफेंडर का अर्थ होता है पूरा फैल जाना, ठीक है। टू स्प्रिट आउट मतलब फैल जाना। परमाणु अथवा अणुओं को उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह विसरण ही कहलाता, मतलब उच्च से हमेशा किधर जाएगा, निम्न की तरफ। इसी प्रवाह को हम लोग गैस का क्या बोलते हैं, विसरण। विसरण बोलेंगे।
विसरण की प्रक्रिया तब तक हाई चलती रहती है जब तक दोनों का सांद्रता का मान क्या होता है, बराबर ना हो जाए। उच्च वाला और निम्न वाला, जब मान के लो इधर 5 है इधर 2 है, ठीक है, 5 से फिर जाएगा 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, फिर आधा चले जाएगा, इधर भी 3.5 इधर भी 3.5, दोनों का सांद्रता सेम हो गया तो मतलब रुक जाएगा, विसरण की प्रक्रिया समाप्त। उदाहरण, जल में सियाही की बूंद डालने पर सियाही के अणु जल के अणु के मध्य क्या होता है, विसरित होकर समांगी मिश्रण का निर्माण करता है। इसी क्रिया को तो हम लोग विसरण बोलते हैं। जहाँ पे सियाही का अंक डाले वहाँ तो सघन माध्यम हो गया, और जहाँ पे द्रव है दूसरे जगह वहाँ विरल था, तो वहाँ से सघन से विरल के तरफ गया, पूरे तरह से फैल गया तो फिर बंद हो गया विसरण की प्रक्रिया। यही है विसरण दर। अब देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। इकाई समय में विसरित गैस के आयतन मतलब वॉल्यूम को विसरण दर कहा जाता है। मतलब इकाई समय में जितना भी एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाएगा, जितना टाइम लगेगा इकाई समय में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण का दर कहते हैं। इसे किसी क्षेत्र से होकर विसरित होने वाली गैस की मात्रा तथा उसमें लगने वाले समय के संदर्भ में निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है। इधर एक तो फार्मूला दे के रखा हुआ है, विसरण दर बराबर हो गया किसी क्षेत्र से विसरित होने वाले गैस का मात्रा बटा इकाई समय। इकाई समय में जो एक जगह से दूसरे स्थान जो अति होगा प्रसारित, उसी को तो हम लोग बोलते हैं विसरण दर। अब एक तो लास्ट नियम बचा है ग्राहम का विसरण नियम। विसरण से संबंधित जो नियम दिया था कौन दिया था, ग्राहम, इसीलिए इसको बोलते हैं विसरण से संबंधित नियम, तो ग्राहम का विसरण। उसके बाद थॉमस ग्राहम स्कॉटलैंड का था। थॉमस ग्राहम कहाँ का था, स्कॉटलैंड। 1848 में गैसों के विसरण से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। इसके अनुसार समान ताप और दाब पर क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। गैसों का विसरण की दर उन गैसों के घनत्व मतलब D के वर्गमूल का व्युत्क्रमपाती होगा। यानी घनत्व का क्या होगा, वर्गमूल का व्युत्क्रमपाती, यानी उसका जो दर होगा ना, R रेट बोलते हैं ना, दर को रेट ना बोलते हैं। गैसों का जो दर होगा विसरण का, तो उसका जो है उधर घनत्व के वर्गमूल के समान व्युत्क्रमपाती होगा। व्युत्क्रमपाती का है कि इसीलिए तो यहाँ दिया R समानुपाती 1/√D। तो D को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। यहाँ पे वहाँ दे के रखा R1 R2 मतलब दोनों दर हो गया, M1 M2 हो गया। गैस का मोलर द्रव्यमान दर, यानी कि द्रव्यमान को हम लोग घनत्व को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन कट जाएगा तो द्रव्यमान बच जाएगा, इसीलिए यहाँ फार्मूला आ गया है इससे R1/R2 बराबर √अंडर। का है कि यहाँ व्युत्क्रमपाती है तो ऊपर चले जाएगा, √M2 ऊपर जाएगा, फिर √अंडर M1। यहाँ होगा R1/R2 तो उधर आ जाएगा M2/M1 और दोनों में रूट चढ़ जाएगा। बस यही चीज़ तो है। M को बोलेंगे मोलर द्रव्यमान। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, गैस का नियम खत्म। एक बार शॉर्ट रिवाइजिंग, गैसों का विसरण का नियम कौन दिया, ग्राहम। कब दिया था, 1848 में। उसके बाद विसरण हम लोग क्या बोलते हैं, गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, इसी घटना को हम विसरण बोलते हैं। उसके बाद आदर्श गैस का नियम था, 3 नियम को फॉलो करता है। खोजता किसका, बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रो। तीनों का सम्मिलित रूप से फार्मूला कौन सा निकल जाता है, PV बराबर nRT। जब n का मान 1 हो जाएगा तो डायरेक्ट PV बराबर क्या होगा, RT। फिर दूसरा डाल्टन का नियम था। डाल्टन जो है गैस से संबंधित कौन सा, आंशिक दाब। गैस का आंशिक दाब का नियम डाल्टन। फिर एवोगाड्रो क्या बोला था, जब नियत ताप और दाब रहेगा तो समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहेगा, यानी V समानुपाती N। फिर चार्ल्स का नियम में जाएंगे तो चार्ल्स क्या बोला था, दाब क्या रहना चाहिए, दाब रहना चाहिए कांस्टेंट। तो फिर टेम्परेचर वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर का समानुपाती। फिर बॉयल्स का लॉ में जाएंगे तो ताप क्या हो जाएगा, नियत, और फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर का व्युत्क्रमपाती हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर का व्युत्क्रमपाती। एक तो था गेलुसाक का नियम। गेलुसाक के नियम में यहाँ क्या था, आयतन कांस्टेंट हो जाता था, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम तो यहाँ समानुपाती हो गया, तो यहाँ टेम्परेचर जो है समानुपाती हो जाएगा प्रेशर का। टेम्परेचर किसका समानुपाती, इस तरह से नियम अभी हम लोग देखें क्या, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, एवोगाड्रो का, गेलुसाक का, ग्राहम का, डाल्टन का आंशिक नियम। इस तरह से पूरे क्या हो गया हम लोग का गैस का जितना भी नियम था पढ़ लिए, अच्छा से समझ भी लिए। एक बार पूरा अच्छा से देख लीजिएगा, और लास्ट टाइम जो अभी 1 मिनट लगा है हम लोग को रिवाइजिंग करने में, पूरी तरह से रिवाइजिंग हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।